Assalamu alaikum. How are you all? I hope all of you are doing very well at your homes. So in this video we are going to continue our theory that is Marxism. Previous वीडियो में हम मार्क्सिज्म के बारे में इन डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने मार्क्सिज्म विद द पर्सपेक्टिव ऑफ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को इन डिटेल डिस्कस किया था। लेकिन आज की इस वीडियो में जो हमारा मेन कंसर्न रहेगा वो डैश कैपिटल, जो एक बुक है कार्ल मार्क्स की, जिसके अंदर बेसिकली वो थ्योरी ऑफ इकोनॉमी को देता है, उसकी बात करता है। दूसरे नंबर पे हमारा जो दूसरा मेन कंसर्न होगा वो होगा इसके बेसिक मेन कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर कि अगर आप ने इस वीडियो को अंडरस्टैंड करना है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को आप देख लीजिएगा, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। और उस सारी वीडियोस का 2 वीडियो मैं पहले इस पे अपलोड कर चुकी हूँ, दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो बुक यहाँ मैंने लिखी है डैश कैपिटल, बेसिकली ये एक वर्क है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स कौन था? कार्ल मार्क्स बेसिकली पायोनियर था मार्क्सिज्म का। इसी के आइडिया से मार्क्सिज्म की हम स्टार्ट देखते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के आइडिया से। लेकिन ये जो मैं वर्क डिस्कस करने जा रही हूँ ये जस्ट कार्ल मार्क्स का ही है। ठीक है, डैश कैपिटल, इसके अंदर ये जो कैपिटल है ये जर्मन वर्ड है। ठीक है, यानी के से लिखा हुआ है ना, तो ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब कैपिटल, सी वाला कैपिटल ही है। ठीक है, अब हम इसे इन डिटेल डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। 1867 के अंदर इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया। इस वर्क को बेसिकली 3 मरतबा पब्लिश करवाया गया था। पहली मरतबा पब्लिश करवाया गया 1867 के अंदर, और दूसरी मरतबा 1885, और थर्ड टाइम इसको 1894 के अंदर पब्लिश करवाया गया। फर्स्ट टाइम इसे कार्ल मार्क्स की लाइफ के अंदर ही पब्लिश करवा दिया गया था, और सेकेंड और थर्ड टाइम इसे कार्ल मार्क्स की डेथ के बाद पब्लिश करवाया गया बाय फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, 1885 और 1894 के अंदर। ये जो वर्क है इसको कैपिटल अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कहा जाता है, यानी इसका ये भी नाम है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर मार्क्स जो कार्ल मार्क्स से आर्ग्यूज करता है दैट एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट प्रॉफिट इज़ इनहेरेंटली अनस्टेबल। वो कहते हैं कि जो भी इकोनॉमिक सिस्टम होगा जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगा वो हमारी गवर्नमेंट के लिए अनस्टेबल है। ठीक है, इसलिए वो इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट और मेन कॉन्सेप्ट देता है जो आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, जिस पे हमारा मेन कंसर्न रहेगा वो ये वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो थ्योरी ऑफ वैल्यू और थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, ये दोनों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट सरप्लस वैल्यू है। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू को समझने के लिए हम थ्योरी ऑफ वैल्यू को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करता है और डायलेक्टिक मटीरियलिज्म के बारे में बात करता है। इन सबको डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कार्ल मार्क्स है ना, कार्ल मार्क्स एग्जाइल भी हुआ था। ठीक है, और इस एट द सेम टाइम कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कार्ल मार्क्स के फर्स्ट लेक्चर के अंदर मार्क्सिज्म के अंदर हमने डिस्कस किया था, इसे चाइना के अंदर भी अप्लाई किया गया था और रशिया के अंदर भी। चाइना के अंदर जब इसे अप्लाई किया गया तो उसे माओइज्म का नाम दे दिया गया, और क्योंकि जो माओ जेडोंग एक पर्सन था, बेसिकली चाइना का पॉलिटिशियन ही था, उसने इसको अप्लाई किया था विद द मॉडिफिकेशन ऑफ सम रूल्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। और जब रशिया पे इसको अप्लाई किया गया था वो अप्लाई किया था व्लादिमीर लीनिन ने। ठीक है, जिसे हम लीनिनिज्म का नाम देते हैं, उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये आपने इन चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि ये जो मैंने पॉइंट आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ पर्सपेक्टिव से। तो अब हम अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं जो डैश कैपिटल के अंदर कार्ल मार्क्स देता है। सबसे पहले आप इस डायलेक्टिक मटीरियलिज्म को समझो। कार्ल मार्क्स को मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि कार्ल मार्क्स का जो टीचर था वो था हीगल, और ये हीगल के आइडियाज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। हीगल ने बेसिकली एक आइडिया दिया था, आइडिया, उस आइडिया का नाम था, बेसिकली उस कॉन्सेप्ट का नाम था आइडियलिस्टिक मटीरियलिज्म, जिसके अंदर हीगल बात करता है कि जो सोसाइटी की प्रोग्रेस है वो आइडियाज़ के चेंज होने पे बेस करती है। ठीक है, हीगल कहता था कि जो सोसाइटी है वो चेंज हो जाती है ड्यू टू द चेंज ऑफ आइडिया, यानी जब आपका कोई आइडिया चेंज हो जाता है तो वो आपकी सोसाइटी की डेवलपमेंट चेंज हो जाती है। और उसका ये जो कॉन्सेप्ट था वो था डायलेक्टिक आइडियलिज्म। मैंने आपको मटीरियलिज्म बताया, मटीरियलिज्म नहीं था, उसका कॉन्सेप्ट था डायलेक्टिक आइडियलिज्म का। ठीक है, और इसी के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड होके कार्ल मार्क्स ने हमें कॉन्सेप्ट दिया डायलेक्टिक मटीरियलिज्म का।
कार्ल मार्क्स कहता है कि जो सोसाइटी है ना वो आइडिया के चेंज होने से नहीं चेंज होती, लेकिन सोसाइटी चेंज होती है ड्यू टू द मटीरियलिस्टिक चेंज। जब मटीरियलिस्टिक चेंज आएगा तो फिर हमारे पास सोसाइटी चेंज होगी। ठीक है, आपने इन कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि पहले है हमारे पास डायलैक्टिक आइडियलिज्म, ठीक है, जो था किसका, हीगल का। और दूसरे नंबर पे हीगल से इंस्पायर्ड होके कार्ल मार्क्स ने कौन सा आइडिया दिया, डायलैक्टिक मटीरियलिज्म। ठीक है, ये मटीरियलिज्म तो नाम से ही वाज़ेह है कि मटीरियलिस्टिक थिंग पे इसमें फोकस किया जाएगा, और आइडियलिज्म भी अपने नाम से वाज़ेह है जिससे आइडियाज़ पे फोकस किया जाएगा। तो आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं हमारे पास ये जो बाकी कॉन्सेप्ट है, थेरी ऑफ लेबर वैल्यू, मोड ऑफ प्रोडक्शन और थेरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। ओके, तो जो कार्ल मार्क्स की लेबर थेरी ऑफ वैल्यू है या थेरी ऑफ सरप्लस वैल्यू है, अब हम उसको समझते हैं। सबसे पहले थेरी ऑफ सरप्लस वैल्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ये देख लें व्हाट इज़ थेरी ऑफ लेबर वैल्यू या लेबर थेरी ऑफ वैल्यू क्या थी। आप इस वर्ड पे ही, जैसे कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं, हम उस वर्ड पे फोकस करते हैं, तो आप इसकी थेरी के वर्ड पे फोकस करो, लेबर थेरी ऑफ वैल्यू, यानी वैल्यू किसी भी चीज़ की। यानी जब भी कार्ल मार्क्स मोड ऑफ प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करेगा, तो ये अंडरस्टूड की सी बात है कि हमारे पास किसी भी फैक्ट्री के अंदर या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर बनाए जाने वाले प्रोडक्ट की बात होगी। ठीक है, क्योंकि जब कोई लेबर होता है, जब कोई मज़दूर किसी फैक्ट्री में काम करता है, तो वो एज अ लेबर काम करता है, और वो उसका काम क्या होता है कि उसको रॉ मटेरियल दिया जाता है और वो उस रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट बना देता है, एक कॉमोडिटी बना देता है। ठीक है, कॉमोडिटी यहाँ रेफर करती है प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ जो बन जाती है। तो यहाँ आप इस वर्ड पे फोकस करो, लेबर थेरी ऑफ वैल्यू, यानी जब किसी प्रोडक्ट को वैल्यू दी जाती है थ्रू द लेबर, उसे कहते हैं हम लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। ये बहुत इजी से वर्डिंग के अंदर मैंने आपको समझाया है कि लेबर जब वैल्यू दे देता है किसी भी एक प्रोडक्ट को, ठीक है, ड्यू टू हस हार्ड वर्किंग, यानी वो जो हार्ड वर्किंग की वजह से, यानी वो हार्ड वर्किंग करता है, वो वेजेस लेता है, तो उसे हम कहते हैं लेबर और थ्योरी ऑफ वैल्यू। अब हम इन डिटेल इसको देखते हैं। द आइडिया दैट द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी, यानी वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी यानी किसी भी एक प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है, इज़ डिटर्मिन बाय द अमाउंट ऑफ लेबर नीडेड टू प्रोड्यूस इट, यानी किस पे ये रेफ़र करती है, उस मज़दूरी पे, यानी उसकी मेहनत पे ये रेफ़र कर रही है। अब आप देखो जो ये आप इस वैल्यू को समझो दोबारा। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया वैल्यू दी जाती है, लेकिन अब वैल्यू किस तरह देता है कोई भी एक लेबर। बेसिकली वैल्यू क्या होती है, आप अगर मार्केट में चले जाओ, किसी भी मार्केट में चले जाओ, कपड़े की मार्केट में चले जाते हो, तो आप देखते हो हर एक कपड़े की कीमत डिफरेंट होती है। कोई जिस तरह आजकल होता है रेशम का कपड़ा की कीमत डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू द प्राइस ऑफ ये हमारे पास जो लोन के सूट वगैरह होते हैं, यानी इस तरह अगर आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं, तो क्या होता है कि जब आप मार्केट में चले जाते हो, किसी भी क्लोथ इंडस्ट्री में चले जाते हो, तो हर एक कपड़े की कीमत किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो जो कीमत होती है ना किसी भी चीज़ की, वो होती है उसकी वैल्यू। ठीक है, और वो वैल्यू जो कीमत, यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को किसी एक चीज़ की ज़रूरत है और दूसरे लोगों को भी उसकी ही ज़रूरत है, यानी किसी एक चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है, किसी एक चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, तो इट्स मीन उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, यानी उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। ये होती है वैल्यू। अब लेबर ही वैल्यू देता है। ठीक है, लेबर इस तरह वैल्यू देता है, लेबर उस प्रोडक्ट पे काम करता है, उस प्रोडक्ट यानी उस रॉ मटेरियल को जब प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देता है, तो वो जो चेंज हो शुदा यानी जो एक प्रोडक्ट फुली बन जाती है वो होती है वो प्रोडक्ट, यानी जो पूरी बन जाती है, जब उसको फिर मार्केट में ले जाके उसकी कीमत लगाई जाती है, उसे हम कहते हैं वैल्यू। ठीक है, तो ये डेफिनेशन का यही मकसद था, और ये जो वैल्यू कौन देता है, ये लेबर वैल्यू देता है। अब इसके अंदर आप दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, एक होता है यूज़ वैल्यू और दूसरा होता है एक्सचेंज वैल्यू। बेसिकली यूज़ वैल्यू क्या होती है, यूज़ वैल्यू अगर आप इस वर्ड पे फोकस करोगे, यानी किसी भी चीज़ को वैल्यू उसके यूज़ के अकॉर्डिंग दी जाती है, यानी किसी चीज़ का इस्तेमाल जितना ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगी। और कार्ल मार्क्स कहता है कि ये जो यूज़ वैल्यू है ये रेफ़र करता है प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस किस तरह, फॉर एग्जांपल अगर किसी एक जगह एक प्रोडक्ट या किसी भी एक कमोडिटी की कमी है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी कंट्री में लगाओ, उस कंट्री में जैसे कि अगर आप सिंपल से एग्जांपल लो, फैसलाबाद के अंदर क्या है, टेक्सटाइल मिल्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो क्या किया जाता है, यहाँ से जो कपड़ा है वो दूसरी सिटीज़ में ले जाया जाता है। तो इस जगह यानी फैसलाबाद में क्या होगा,
कपड़े की जो कीमत है वो कम होगी क्योंकि यहाँ कपड़ा ज़्यादा है, फैक्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप दूसरे शहर में जैसे कि लाहौर हो गया, कराची हो गया, वहाँ जाके इसको सेल करोगे तो यहाँ इस कपड़े की कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है? इस तरह प्लेस टू प्लेस वो कहता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है? यूज़ वैल्यू बढ़ जाता है। तो ये कार्ल मार्क्स इसके बारे में कहता है। दूसरे नंबर पे है एक्सचेंज वैल्यू। मैं आपको डे टू डे लाइफ़ से इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगी। बेसिक पर्पज़ हमारा सिर्फ़ चीज़ों को समझना होता है ताकि ये जो आपको एग्जांपल बता रही हूँ ना मैं, तो इसे एज़ इट इज़ पेपर में ना लिखाइएगा। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि किसी एक जगह पे अगर चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा हो, तो वहाँ उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है? अब है एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू बेसिकली जब एक लेबर रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्ट के अंदर एक्सचेंज कर देता है ना, प्रोडक्ट के अंदर और उससे उसकी जो वैल्यू बन जाती है उसे कहते हैं एक्सचेंज वैल्यू। यानी एक रॉ मटेरियल की कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई किसी चीज़ की बिखरी हुई चीज़ों को या कोई मटेरियल को कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा, लेकिन जब वो एक प्रोडक्ट बन जाती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, एक हम कह सकते हैं कोई एक प्रोडक्ट की उसके रॉ यानी रॉ मटेरियल में तो कोई वैल्यू नहीं होगी, तो उसकी बिल्कुल कोई वैल्यू ना होने से लेकर एक वैल्यू बन जाने तक का जो प्रोसेस होता है, यानी उसको एक्सचेंज करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है एक्सचेंज वैल्यू, ठीक है? अब इसे यहाँ मैंने एक और पॉइंट ऐड किया, हम इसको पढ़ लेते हैं। द लेबर theory of value argues that the economic value of a good or service is determined by the total amount of socially necessary labor। यानी किस पे ये बेस करती है, सोशल नेसेसिटी लेबर पे, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। यानी वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ की जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो इस बात पे रेफ़र करती है या इस बात को पे वो फोकस करती है कि उसमें कितनी ज़्यादा मजदूरी आई है किसी एक लेबर की, ठीक है? It is central to Marxist theory. Karl Marx took the labor theory developed by the David Ricardo and constructed it in a social manner. Ricardo ने जो theory of value दी थी वो कहते हैं इसी को आगे theory of labor value जो उसने दी थी उसी को इसने develop किया है और हमें labor theory of value दी है, ठीक है? तो आई होप सो कि अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ theory of surplus value. Surplus value that is the most important point, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट theory है, इसको अच्छे से समझिएगा। अब वर्ड पे देखो, सरप्लस का मतलब होता है किसी चीज़ का अज़ाफ़ी होना, ठीक है? और वैल्यू मैंने आपको बताया किसी चीज़ की कीमत, वो कहता है कि जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, यानी अगर आप इसको सिंपल टर्म में समझो ना, तो सरप्लस वैल्यू बेसिकली प्रॉफिट होता है जो एक कैपिटलिस्ट ओन करता है अपनी एक प्रोडक्ट को सेल करके, वो होती है सरप्लस वैल्यू। अब वो प्रॉफिट किस तरह बनता है हम उसको देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ लेबर, यानी लेबर की कितनी रियाई है, COA वाला नहीं, यहाँ COST वाला कॉस्ट आएगा। अच्छा, एंड द वैल्यू कॉस्ट ऑफ लेबर एंड द वैल्यू ऑफ लेबर, यानी जो लेबर लेबर आउटपुट, ठीक है? यहाँ दो कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। एक है कॉस्ट ऑफ लेबर यानी वेजेस ऑफ लेबर, लेबर को कितनी अमाउंट दी जाती है उसके वर्क करने पे, ठीक है? एंड द वैल्यू ऑफ द लेबर आउटपुट की वैल्यू यानी उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, वो होती है, यानी उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो हम पास होता है सरप्लस वैल्यू। दिस इज़ द प्रॉफिट। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, दिस इज़ द प्रॉफिट मेड बाय द कैपिटलिस्ट फ्रॉम द एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबर। अगर आप इसको सिंपल टर्म के अंदर, बहुत सिंपल वे के अंदर मैं आपको समझाऊं, तो एक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, ठीक है? फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास मार्केट के अंदर आप कोई चीज़ सेल करने गए हो, अगर आप टेबल सेल कर रहे हो और टेबल की वैल्यू यानी उसकी कीमत कितनी लगी है, 100 रुपीज़, ठीक है, या 1000 रुपीज़। और वेजेस यानी जो वेजेस वो होते हैं, यानी किसी एक मजदूर को कितने पैसे उस चीज़ को बनाने के लिए दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल। और मजदूर की जो वेजेस होंगी यानी उसकी जो मजदूरी होगी वो होगी 100 रुपये। तो 100 में से 100 माइनस करें, कितने आते हैं 1000 में से, तो क्या हो गया 900। तो ये 900 वो प्रॉफिट होगा जो किसी भी एक कॉमोडिटी को सेल करने पे एक कैपिटलिस्ट को मिलेगा। तो इस तरह क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जो लोअर वर्किंग क्लास है यानी जो लेबर है उसको तो अमाउंट बहुत थोड़ी वेजेस दी जा रही है, लेकिन जो एक कैपिटलिस्ट है वो उसकी जो प्रॉफिट ले रहा है वो बहुत ज़्यादा ले रहा है। तो ये जो प्रॉफिट होगा ना, उस हम प्रॉफिट को कहेंगे सरप्लस वैल्यू, ठीक है? यानी एक कमोडिटी को सेल करने के लिए जितनी भी वैल्यू जितना भी प्रॉफिट या जितना भी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एक कैपिटलिस्ट ओन करता है वो होता है हमारे पास सरप्लस वैल्यू। और इस तरह हम ये देखते हैं कि जब एक लोअर वर्किंग क्लास को उसकी जस्ट वेजेस दी जा रही है, उसकी मेहनत जितनी यानी प्रॉफिट ली जा रही है उसके अकॉर्डिंग नहीं दी जा रही, तो वो क्या फील करता है, वो एलियनेट हो जाता है।
क्यों वो एलियनेट हो जाता है, यानी उसने अपनी ही जो प्रोडक्ट बनाई है ना, उसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि वो अपनी बनाई हुई प्रोडक्ट को खुद भी खरीद नहीं सकता, ठीक है? इसलिए वो अपनी ही बनाई हुई प्रोडक्ट से, कार्ल मार्क्स कहते हैं, वो एलियनेट हो जाता है। तो ये थी हमारे पास थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। तो यहाँ बेसिकली 2 पॉइंट्स मैंने और लिखे हैं जो इसकी अज़म्पशन के अंदर आते हैं। पहली है कांस्टेंट कैपिटलिस्ट, यानी जब वो कैपिटलिस्ट सरप्लस वैल्यू को ओन कर लेता है तो 2 तरह के हमारे पास कैपिटलिस्ट आते हैं। दूसरा है वेरिएबल कैपिटलिस्ट। जो कांस्टेंट कैपिटलिस्ट होते हैं ना, वो कैपिटलिस्ट होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं अपनी मनी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है? उसे कहते हैं कांस्टेंट कैपिटलिस्ट। और जो वेरिएबल कैपिटलिस्ट होते हैं वो कैपिटलिस्ट होते हैं जो लेबर को वेजेस देते हैं, उन्हें कहते हैं वेरिएबल कैपिटलिस्ट। तो आई होप सो कि अब ये थ्योरी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या होता है, कि जो लेबर एक ना प्रोडक्ट को वैल्यू दे देता है, ठीक है? और थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या होता है, सरप्लस किस पे फोकस करता है, प्रॉफिट पे। यानी सरप्लस वैल्यू वैल्यू होती है जो वैल्यू यानी जो प्रोडक्ट को सेल करने के बाद प्रॉफिट आता है ना कैपिटलिस्ट के बाद, उसे कहते हैं हम थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। ओके, तो अब हमने पढ़ लिया है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट डैश कैपिटल के। अब हम कुछ कोटेशन ऐड की हैं जो डैश कैपिटल से ली गई हैं। इन कोटेशन को आप पढ़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप ले सकते हैं तो इनको अपने इस थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ओके, तो अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्सिज्म के बारे में। ये ओवरऑल यानी डैश कैपिटल से द मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है मार्क्सिज्म थ्योरी के, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। मैं सिर्फ ब्रीफली आपको बताऊंगी इसके ओवरऑल कॉन्सेप्ट कौन कौन से, क्योंकि इन सारे कॉन्सेप्ट को हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कार्ल मार्क्स कहता है कि जो हिस्ट्री है ना किसी भी क्लास की, वो मटीरियलिस्टिक थिंग पे बेस करती है, जिसके अंदर हमने 5 स्टेजेस ऑफ मटीरियलिस्टिक क्लास स्ट्रगल पढ़ी थी, ठीक है? डायलेक्टिक मटीरियलिज्म हमने पढ़ा था जो कार्ल मार्क्स फ्रेड हीगल के आइडियाज़ ऑफ आइडियलिस्टिक डायलेक्टिक आइडियलिज्म से इंस्पायर्ड होकर इसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है? फिर हमने पढ़ा था क्लास स्ट्रगल का। तो क्लास स्ट्रगल के अंदर हमने ये बताया था कि जो पहले हिस्ट्री है वो हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल है, जिसके अंदर हमने बेसिकली हाउ वी कैन अप्लाई मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑन लिटरेरी टेक्स्ट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? उसके अंदर हमने इनको इन डिटेल डिस्कस किया। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से एक लेबर वैल्यू देता है अपने किसी भी प्रोडक्ट को, जिसके अंदर हमने यूज़ वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू को इन डिटेल डिस्कस किया। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के अंदर हमने बेसिकली प्रॉफिट की बात की, जो एक कैपिटलिस्ट ओन करता है आफ्टर द सेलिंग ऑफ हिज प्रोडक्ट, जिसकी वजह से जो हमारा वर्कर होता है वो एलियनेट फील करता है, ठीक है? बेस और सुपर स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ ये जो मेन कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया वो था बेस और सुपर स्ट्रक्चर का। अच्छा, तो बेस और सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? कार्ल मार्क्स बेसिकली कहता है कि जो सोशल सिस्टम है ना, 2 चीज़ों पे बेस करता है, 2 स्ट्रक्चर पे बेस करता है। एक उसके अंदर होती है बेस और दूसरा होता है सुपर स्ट्रक्चर। इनको इजी वे में आपको बताऊं तो बेस क्या होता है? बेस बेसिकली आपकी वो चीज़ें होती हैं मार्केट की या किसी भी सोसाइटी की, वो चीज़ें जिन पे जो प्रॉफिट होता है या ऊपर वाली चीज़ें, यानी कि जिस पे इकोनॉमी बेस करती है, वो होती है बेस। यानी बेस को वो कहता है, बेस वो सिस्टम ऑफ सोसाइटी होती है जिसके अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशन जिस पे बेस कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर से बताऊं, लेट मी ड्रॉ इट हेयर। ज़्यादा अच्छी तो नहीं होगी लेकिन आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये क्या है कि इसके अंदर अगर आप सोसाइटी देखो तो सोसाइटी का ये वाला पार्ट होगा ना, जिसके अंदर ये होगा, ये वाला पार्ट आप देखो, ये इकोनॉमिक पार्ट है, ठीक है? और ये हमारी है बेस, ठीक है? वो कहता है कि ये जो बेस होती है ना, ये उन चीज़ों पर यानी रेफ़र करती है जिन पे हमारा इकोनॉमिक सिस्टम बेस करता है, ठीक है? जिन पे जिसको कंट्रोल करता है इकोनॉमिक सिस्टम। जैसे कि हमारे पास सोसाइटी के अंदर क्या होती है, लैंड होती है, फैक्ट्रीज़ होती है, टूल्स, मशीन्स, इंडस्ट्रीज़, मटीरियल, थिंग्स, रॉ मटीरियल, ये जो सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंडस्ट्रीज़ होंगी तो इंडस्ट्री मीन्स प्रोडक्शन होगा, ठीक है? जैसे कि लैंड होगा, रॉ मटीरियल होगा, तो ये जो रॉ मटीरियल वगैरह होते हैं ना, जिस पे हमारी इकोनॉमी बेस करती है, वो हमारा पास होगा सोसाइटी की बेस। और ये जो हमारा ऊपर वाला सिस्टम होगा जिसके अंडर ये बेस होगा, वो होगा हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर। और सुपर स्ट्रक्चर के अंदर वो ये बात करता है, जैसे कि
फैमिली आ गया, एजुकेशन आ गया, पॉलिटिक्स आ गया, रिलीजन आ गया, लॉ हो गया और मीडिया हो गया, ये सारी चीज़ें उसके अंदर बात करता है। तो आई होप सो कि ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास बोर्जियस और प्रोलेटेरियन का हम डिस्कस कर चुके हैं। रेवोल्यूशनरी चेंज ये भी हो गया। अब कलेक्टिविज्म के बारे में अगर हम बात करें तो मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स कहता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है शुड बी कलेक्टिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, वो कहता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, इसके वाले वो बात करता है कि कलेक्टिव होके किसी भी सोसाइटी की इनकम को कलेक्टिवली ओन करना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करता है वो ह्यूमनिज़म की। अच्छा, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्क्सिज्म का, कि मार्क्सिज्म के अंदर ना हर एक को इक्वालिटी और जस्टिस के बारे में बात कही जाती है। इसमें ओप्रेस्ड नहीं होता कोई भी, और एट द सेम टाइम क्या है, ह्यूमन राइट्स पे फोकस किया जाता है, जैसे कि हमने बात की है इक्वालिटी की। कैपिटलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लास कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। क्लास कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर हम इसको देखें तो जस्ट अ मिनट, ठीक है। कार्ल मार्क्स कहता है कि जब रेवोल्यूशन लाने के लिए हमारे पास क्लास कॉन्शियसनेस होना ज़रूरी है। क्लास कॉन्शियसनेस बेसिकली इस बात को रेफ़र करता है कि जो लोअर वर्किंग क्लास है उनके अंदर ये कॉन्शियसनेस अरोज की जाए कि वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं थ्रू द अपर वर्किंग क्लास, थ्रू द कैपिटलिस्ट। इसे वो कहता है क्लास कॉन्शियसनेस। और जो फाल्स कॉन्शियसनेस है वो फाल्स कॉन्शियसनेस को कहते हैं कि जब लोग एक्सप्लॉइट होते हैं और वो अपनी इन एक्सप्लॉइटेशन को एक्सेप्ट भी कर रहे होते हैं, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कॉन्स्टेंटली एक्सप्लॉइट होते चले जा रहे हैं और वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो होती है फाल्स कॉन्शियसनेस। ठीक है, रेवोल्यूशनरी प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कमोडिटी फेटिशिज्म, इसकी आप डेफिनेशन लिखो। द बिलीव दैट कमोडिटीज़ हैव अ मैजिकल ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल पावर बियॉन्ड देयर मटीरियल वैल्यूज़। यानी कमोडिटी फेटिशिज्म इस बात पे फोकस करता है कि जो किसी भी एक मटीरियल चीज़ के अंदर कोई स्पिरिचुअल पावर होती है। ठीक है, जबकि हमने देखा है कि जो बोर्जुअस है वो किस बात पे बात करते हैं, मटीरियलिस्टिक थिंग पे फोकस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट। अगर आप देखो तो इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे लीनियनिज्म को, जिसके अंदर हम इंपीरियलिज्म की एक मॉडिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए आप ये देखो कि इंपीरियलिज्म क्या होता है। इंपीरियलिज्म बेसिकली ये होता है कोई भी एक जब कोई भी एक नेशन का पॉलिटिकल या इकोनॉमिक पर्पस के लिए किसी दूसरी नेशन को जब वो अपने कंट्रोल में ले लेती है, दैट इज़ कॉल्ड इंपीरियलिज्म। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि जब मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स की डेथ के बाद जब हमारे पास 20th सेंचुरी आ गई थी, तो वो ये कार्ल मार्क्स तो ये कहता था कि हमारे पास जो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम ना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कैपिटलिस्ट सिस्टम ख़त्म नहीं होता, रेवोल्यूशनरी प्रैक्टिस नहीं होते। कार्ल मार्क्स की ये प्रिडिक्शन थोड़ी सी रोंग होती है। ठीक है, यानी रोंग उस वक्त नहीं होती बल्कि रोंग वे की तरफ जा रही होती है, क्योंकि वहाँ वर्ल्ड वार आ गई थी, तो इसी वजह से हमारे पास आता है लीनियनिज्म। ठीक है, और लीडरलिज्म इस बात पे फोकस करता है कि जो इंपीरियलिज्म है ना, ये एक न्यू वे है, या हम कह सकते हैं इंपीरियलिज्म इज़ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ये कैपिटलिज्म, ये था। तो इसलिए इंपीरियलिज्म की यहाँ बात की जाती है। आगे नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है हेजीमोनी का। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली रेफ़र करता है डोमिनेंस और लीडरशिप ऑफ वन सोशल ग्रुप और नेशन ओवर अदर। यानी किसी एक सोशल ग्रुप का जब की डोमिनेंस ये जाहिर करती है किसी एक सोशल ग्रुप और एक लीडरशिप की डोमिनेंस ऑन एन अदर ग्रुप। ठीक है, उसे कहते हैं हमें हेजीमोनी। ये एक तरह के इंपीरियलिज्म की ही तरह होता है, जिसके अंदर एक लीडरशिप के अंदर, यानी कोई एक डोमिनेंट जो ग्रुप होता है किसी दूसरे सोशल या नेशनल ग्रुप को जब वो उसके अंदर उसके ऊपर डोमिनेट हो जाता है, जैसे कि हमारे पास कैपिटलिज्म के अंदर या कॉलोनियलिज्म के अंदर जैसे होता है, ये उस बात को रेफर कर रही है। तो आई होप सो कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने क्या बात की, आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली बात की है इन डिटेल डेस कैपिटल को। ठीक है, उसके अंदर जो हमारे पास मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट था, थ्योरी ऑफ वैल्यू, लिबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, और इसके अलावा डायलेक्टिक हिस्टोरिसिज्म। ठीक है, उसको डिस्कस किया और ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्सिज्म को डिस्कस किया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो अगर आपको फिर भी पहले आप ये देखा कीजिए, ये इस बात को ट्राई किया कीजिए कि आप पहले मेरी वीडियो को अगर कहीं से समझ नहीं आती तो उसे दोबारा से देख लीजिए करिएगा, क्योंकि उस वीडियो में ना
ना मैंने एक कॉन्सेप्ट को, जैसे कि आज मैंने डिस्कस किया, 2 से 3 मरतबा मैंने एक कॉन्सेप्ट के बेसिक पॉइंट को दोहराया होता है। तो आप उससे पहले देखिएगा, और अगर फिर भी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।